नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चलायमान है। जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से आपका प्यार और सहयोग बना हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज जीएस एक्सपर्ट हब के राज्य व्यवस्था की सीरीज में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम जो भी विवरण पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग 15 में वर्णित भारत के निर्वाचन आयोग के विषय में ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो बता दूं, भारत के निर्वाचन आयोग का जो डिस्क्रिप्शन हमें भारतीय संविधान में मिलता है दोस्तों, वो हमें आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 मिलता है दोस्तों। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 के ए तक का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, वह भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कब हुआ। ठीक है, क्योंकि यह छोटे छोटे प्रश्न हैं जो वन लाइनर टाइप के एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानते हैं, तो भारतीय न्यायपालिका पूर्ण न्यायिक संस्थान है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के अंतर्गत हुए मतभेदों का निवारण किया जाता है। उसी प्रकार जो भारत का निर्वाचन आयोग है दोस्तों, वह भी अर्ध न्यायिक संस्थान ही है। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उनके निर्वाचन को लेकर यदि मतभेद होता है तो उसका जो निवारण होता है वह निर्वाचन आयोग ही करता है। इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। जब प्रारंभ हुआ था निर्वाचन आयोग का, जैसे इसका गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। तो 25 जनवरी 1950 को जब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, उस समय इसमें मुख्य चुनाव सिर्फ एक और एक मूलतः मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, जो सभी चुनावों की गतिविधियों को निगरानी करता था, उसकी देखरेख करता था, उसका संरक्षण करता था मूलतः। यानी कि जब संविधान का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को, जब निर्वाचन आयोग का टर्म जोड़ा गया भारतीय संविधान में, उस समय बताया गया कि निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होगा और वह भी मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, जो सभी चुनावी गतिविधियों को देखेगा, उसका संरक्षण करेगा और अपना निर्देशन प्रस्तुत करेगा। लेकिन 1 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त शक्तियों में इसमें विस्तार कर दिया गया और इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, या फिर कह सकते हैं 2 चुनाव आयुक्त। तो 1 अक्टूबर 1989 से 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और 2 चुनाव आयुक्त होते थे। तो यह अक्टूबर 1989 से प्रावधानित है। और अगर आपका विस्तार पूर्वक अगर जानना चाहें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त का जो भी संरचना प्रदर्शित हुआ वो कब से हुआ, 1 अक्टूबर 1989 से। यह जान लीजिएगा दोस्तों, मूलतः संविधान में जो चुनाव आयुक्त की संकल्पना की गई थी वह सिर्फ एक थी। इसे 3 सदस्यीय 1 अक्टूबर 1989 को बना दिया गया, वो भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग की संकल्पना का विषय है वह किस प्रकार से प्रदत्त किया गया और किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में या भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय भी पता होना चाहिए आपको कहां पर है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मुख्यालय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हैं जो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा दोस्तों। जितना भी मैं बताऊंगा उन सबको पूरा देखिएगा, पूरी वीडियोस को देखिएगा और हर पॉइंट को नोट करने की कोशिश करिएगा, सिर्फ सुन के मत आगे बढ़ जाइएगा। आइए सबसे पहले संस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग कैसा संस्थान है, तो यह अर्ध न्यायिक संस्थान है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का संस्थान है, पूर्ण न्यायिक, अर्ध न्यायिक या क्वार्टर। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसा संस्थान है, अर्ध न्यायिक संस्थान है। ठीक है, यह कितने सदस्यों का होता है, यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यह 3 सदस्यीय होती है। सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं।
दो कौन होते हैं? चुनाव आयुक्त। यदि बात की जाए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की तो कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो नोट कर लीजिए, इसका गठन कब हुआ? गठन हुआ दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। कब गठन हुआ? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो 25 जनवरी को वर्तमान में एक दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। यह छोटे छोटे प्रश्न हैं जो चुनाव आयोग से बनते हैं वन डे टाइप एग्जामिनेशंस के लिए, तो नोट कर लीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। वर्तमान में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह भी जानते चलिए क्योंकि यह भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली में स्थित है। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली, अशोक रोड नई दिल्ली। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है दोस्तों? निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में, इसको भी नोट कर लीजिए आप, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो यहां पे लिख लीजिए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ब्रैकेट में 2020 सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसको भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है वह आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है, यानी कि वह आईएएस रैंक का ऑफिसर होगा तभी उसको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का क्या विवरण प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। इतनी सारी चीजें कॉमन है दोस्तों, इनको तो जानते ही रहिएगा क्योंकि एग्जामिनेशंस में, वनडे एग्जामिनेशंस में इनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये मोस्ट प्रोबेबल प्रश्नों की संख्या में रखे जाते हैं। तो चूकिएगा मत और छोड़िएगा मत, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब एक एक चीज पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक अनुच्छेद 324 से, आर्टिकल 324। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह बताया गया है दोस्तों कि जो भी चुनाव होगा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर आपका विधानसभा हो, विधानमंडल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन प्रावधान किया जाएगा उसका संरक्षण निर्देशन मुख्य भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि भारत में जितने भी चुनाव कराए जाएंगे, निर्वाचन कराए जाएंगे, उन सभी के संरक्षण के बारे में, निर्देशन के बारे में और उसकी अभिव्यक्ति के बारे में जो भी प्रावधान किया गया है उसका वर्णन हमें कहां से मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इसमें लिख लीजिए, चुनाव आयोग में दोस्तों कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सब नोट करते हुए चलिएगा। चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्वों पे किसका संरक्षण होगा दोस्तों? इस बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा। बात किसकी की जा रही है? दायित्वों, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो अनुच्छेद 324 में किसका विवरण मिलता है दोस्तों? चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्वों, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के प्रावधान का वर्णन हमें अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 325, अनुच्छेद 325। तो याद होगा दोस्तों आपको, जब मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया था
अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था फंडामेंटल राइट्स का, उसमें एक आर्टिकल था आर्टिकल 15। उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 325 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर उसके मतदाता पद्धति में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। उसको ना तो मत देने से रोका जाएगा और ना ही उसका पंजीकरण निर्वाचन सूची में के अंतर्गत करने से बाधित किया जाएगा। यानी कि मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इसी का वर्णन अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसको लिख लीजिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अनुच्छेद 324 और 25 जरूर ध्यान रखिएगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में स्थान ना देने पर या मत का प्रयोग ना करने देने का निषेध। यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसके मतदान शक्ति के प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। यदि वह भारत का नागरिक है तो उसे मत देने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। उसके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। इसी का वर्णन हमें अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल 326 की तरफ। जितना मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए साथ में जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। जितना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतने ही क्लासेस नियमित रूप से संचालित करी जाएंगी और आपको हर विषय में निपुण बनाया जाएगा, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में यदि आप बैठें तो आपका कोई भी वार खाली ना जाए। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 326 की तरफ। अनुच्छेद 326। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मतदाता पद्धति है, जो मतदान करने की पद्धति है हमारे, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर ही की जाती है। उसी प्रकार अनुच्छेद 326 के अंतर्गत यह बताया गया है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा विधानमंडलों में जो निर्वाचन कराया जाएगा, जो चुनाव आयोजित कराया जाएगा, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर ही किया जाएगा। वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसके बारे में एक बेहतर वीडियो, एक डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन ही मैं अपनी अगली वीडियो में आपको पोस्ट कर दूंगा। वहां से जाके आप वयस्क मताधिकार के प्रारूपों को जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 326 के बारे में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। लोकसभा व प्रत्येक राज्य की विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। एक एक चीजें क्लियर करते चलिएगा। जहां पे कंफ्यूजन हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत कमेंट करिएगा और अपना जवाब पाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। बस जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं
आर्टिकल 327 अनुच्छेद 327 की। तो दोस्तों अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 327 के अंतर्गत किया गया है। इसमें बताया गया है कि विधायिका संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। जो भी चुनाव कराए जाएंगे उसमें संसद की शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया जाएगा। विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लिख लीजिए, विधायिका। दोस्तों किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्वेश्चन आस्क करिएगा। विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद के द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति, यानी कि चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति ने विधायिका ने किसको दिया है? संसद को दिया है, या फिर कर सकते हैं संसद ने विधायिका को दिया है। दोनों आपस में इंटररिलेट हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 327 नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 328, अनुच्छेद 328। दोस्तों जितनी चीजें मैं करा रहा हूं सब एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो अनुच्छेद 328 में यह बताया गया है दोस्तों कि किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति संविधान ने प्रदत्त की है। यानी किसी भी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन आयोग कानून बना सकता है। किसी भी राज्य विधानमंडल के लिए, ये राज्य विधानमंडलों के लिए ही है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि विधानमंडल में निर्वाचन आयोग द्वारा कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान कहां पे किया गया है, तो अनुच्छेद 328 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसी भी राज्य विधानमंडल में चुनाव के संबंध में शक्ति, चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल और अंतिम आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 329 की तरफ। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। बस लगातार जुड़े रहिए। लॉकडाउन का माहौल है, हम 4.0 क्रॉस करके 5.0 पे पहुंच चुके हैं और जल्द ही इससे भी निजात मिल जाएगा। कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। बस इसके लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का पूरा प्रयोग करते रहिए। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई जारी रखें। और इतने विस्तार से कोई बताएगा नहीं दोस्तों, इसीलिए लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 329 यानी 329। यह भाग 15 का अंतिम अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। यानी कि यदि चुनाव हुआ और चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ी को सुधारने के लिए न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी निर्वाचन का कोई विवाद प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है तो उनका जो निवारण होता है वो निर्वाचन आयोग नहीं करता है दोस्तों। वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी मतभेदों को दूर करने का कार्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है और इसी का वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय यदि चाहे या उच्च न्यायालय यदि चाहे तो चुनावी संबंधी मामलों के विवाद में हस्तक्षेप कर सकता है और इसी का प्रावधान अनुच्छेद 329 के अंतर्गत किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के लिए, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार का प्रावधान, बार का मतलब जो बार एसोसिएशन होते हैं उसी का प्रावधान किसमें किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 329 में किया गया है। और आर्टिकल 329A में क्या बताया गया है?
जो इसका आखिरी है साइड है, और 39वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित भी कर दिया गया है। 339A में बताया गया था कि जितने भी निर्वाचन होंगे, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, जितने भी होंगे दोस्तों, निर्वाचन के संबंध में कानूनों का प्रावधान, इसका विवरण आपको 329 के ए से प्राप्त होता है दोस्तों। तो इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। यह हमारे भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक 29A तक का पूर्ण विवरण है दोस्तों। यदि इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।